महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक सुख के साथ जिस स्थिति में भी बैठा जा सके वो आसन है। आसन करने के लिए कुछ विशेष हिदायतें हैं, कुछ विशेष नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। आसन हमेशा सुबह शाम में ही करें तो बेहतर होगा। सुबह शाम के समय करें। आसन करने से पहले पेट खाली होना चाहिए, हमारा बॉवेल क्लियर हो चुका हो, मोशन अच्छे से आया हो, खाली पेट आसन करें। सुबह शाम के समय में करें, कपड़े लूज पहने हुए हों। आसन का उद्देश्य है कि शरीर में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना। आसन करने से शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, शरीर में थोड़ी दृढ़ता आ जाए, शरीर प्राणायाम ध्यान के लिए तत्पर हो जाए। अगर हम बिना आसन किए सीधे ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं होगी शरीर कुछ समय बैठ सके। लेकिन अगर हमने आसन का अभ्यास ठीक ढंग से किया तो शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, शरीर में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, तो शरीर कुछ समय बैठ करके प्राणायाम का, धारणा ध्यान का अभ्यास करने के लिए तत्पर होगा। कपालभाति प्राणायाम की एक विधि है। इसे आसन और प्राणायाम से पहले किया जाता है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा और ललाट, और भाति का अर्थ है तेज और चमकना। इस क्रिया से सिर और माथा चमकदार बनता है, इसीलिए इसे कपाल भाति कहते हैं। कपाल भाति को ज्ञान की प्राप्ति भी कहते हैं। तलवे को उठाते हुए, एड़ी को उठाते हुए विपरीत पैर की जंघा पर रख दे और इसी प्रकार दूसरे पैर की एड़ी को उठाते हुए विपरीत जंघा पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आपकी दोनों एड़ियां कंधमूल यानी कि नाभि स्थान के पास आ जाएं। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों घुटने आपके आसन को लगे, मेरुदंड सीधी। दोनों नथनों से गहरी सांस अंदर खींचते हुए वक्ष को फुलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर छोड़ते हुए सांस छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक सांस बाहर छोड़ना और निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र सांस के 30 चक्र पूरा करें। इसके बाद गहरी सांस अंदर लेते धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस प्रकार कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा होने के बाद गहरी सांस लेनी चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराना चाहिए। कपालभाति करते समय जो स्ट्रोक लगता है वो हमेशा स्ट्रोक नाभि पे लगता है। नाभि आप सांस छोड़ते हैं और नाभि को अंदर पुश करते हैं, पेट को अंदर पुश करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो नाभि का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में। नाभि का आपकी नेबल क्यों इम्पोर्टेंट होती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको फूड कहाँ से मिलता है? उसको फूड उसकी नाभि से मिलता है। और जब होता है तो उसकी वो नाभि नाल को काटा जाता है और उसके बाद फिर वो उसका मुंह से फीडिंग करना शुरू करता है बच्चे का। तो नाभि का रोल तब से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता भी नहीं है, उससे पहले पेट में नाभि। तो कपालभाति नाभि को स्ट्रोक देती है। नाभि को आप यदि हंस रहे हैं तो आप समझ लिए सबसे पहले आपकी नाभि पे रिएक्शन आएगा, उसके बाद आपके दिल में आएगा और उसके बाद ब्रेन में, फिर आपके फेस पे करेगा। पर नाभि का रिएक्शन दिखता नहीं है। यदि आपको डर लग जाए तो डरोगे भी तो सबसे पहले आपकी नाभि इरेक्ट होगी, उसमें संकुचन आएगा नाभि में। यदि आपको दुख होता है तब भी नाभि, आपने देखा होगा जब भी हम सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और पेट दबता है। कभी ऐसा नहीं होता आपका लंग्स छाती फैल रही है तो पेट ऊपर नीचे होता है। तो नाभि का रोल हमारे स्वस्थ जीवन में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पैदा होने से पहले से लेके और पैदा होने के बाद तक। कपालभाति की श्वसन क्रिया उदर की मांसपेशियों के सहयोग के बिना किसी अतिरिक्त दबाव के होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ने की क्रिया वक्ष और कंधा क्षेत्र में बिना किसी अनुचित दबाव क्षेत्र अथवा गतिविधि के होनी चाहिए। पूरे अभ्यास के समय सांस उच्छ्वास रूप से होनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में 3 चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र में 20 से 30 श्वासोच्छ्वास संख्या होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से इसे बढ़ाया जा सकता है। कपालभाति के लाभ: कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को खत्म करता है, जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और सांस संबंधी संक्रमणों में
लाभदायक है। शरीर और पूरे चेहरे को सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है। यह तंत्रिका तंत्र को शक्तिशाली बनाता है, मन को शांत और पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, शरीर की चर्बी घटाता है। 14 नाड़ियां हमारे नाभि पर है, तो हम कपालभाति करते हैं तो 14 नाड़ियां, हमारे 14 घोड़े जो हमारे शरीर के होते हैं, वो सारे के सारे कपालभाति करने से स्वस्थ हो जाते हैं। महिलाओं को हमेशा पेट निकला रहता है, तो वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगी। उनको अपने पीरियड के टाइम में कपालभाति को अवॉइड करना चाहिए उस टाइम। बाकी टाइम यदि वो कपालभाति करें तो उनको आर्थराइटिस नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं लेट खाना खाती हैं तो उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वात जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से उनको आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है, हेडेक तो उनके लिए आम बात हो जाती है कि भाई क्या है, हेडेक हो रहा है। तो कपालभाति यदि वो खाली पेट धीरे धीरे करेंगी तो पेट नहीं बढ़ेगा, उनकी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको आर्थराइटिस नहीं होगा, हड्डी संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनको सिर दर्द भी नहीं होगा। तो महिलाओं के लिए उनका साइकिल हमेशा मंथली साइकिल उनकी ठीक आएगी। महिलाओं को जैसे स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं कपालभाति करने से, क्योंकि उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, तो उनके रिंकल्स कभी नहीं आएंगे। उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनकी आइज़, क्योंकि कपालभाति करने से हम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे होते हैं और ऑक्सीजन को धीरे 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 अंदर ले रहे होते हैं। कपालभाति की सावधानियां: हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप में नहीं करना चाहिए। नासिका से रक्त प्रवाह और मिर्गी होने पर ना करें। मासिक धर्म और गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया होने पर नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे तक ना करें। धीरे धीरे ही अभ्यास को बढ़ाएं। कपालभाति समूचे मस्तिष्क को तेजी प्रदान करता है और निष्क्रिय पड़े मस्तिष्क केंद्रों को जागृत करता है, जो सूक्ष्म ज्ञान के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्राणायाम: योग के 8 अंगों में चौथा अंग प्राणायाम होता है। प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है। प्राण वो शक्ति जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है और मन को ऊर्जा प्रदान करती है। प्राण से हमारी जीवन शक्ति का उल्लेख होता है और आयाम से नियमित करना होता है। इसीलिए प्राणायाम का अर्थ हुआ खुद की जीवन शक्ति को नियमित करना। प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं, जैसे नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, शीतली और भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम का पहले मतलब जान लिया जाए, अर्थ। प्राण और आयाम ये 2 शब्दों से बना है। अब प्राण का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण का मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन अभी यहाँ हम ऑक्सीजन ही मान लें थोड़ी देर के लिए। आयाम का मतलब एंगल होता है। प्राण को कैसे गति दी जाए कि हम अपने मन को स्थिर कर सकें और हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपने उस सेंटर कोर पे रख सकें, मतलब वो सुषुम्ना वाली सिचुएशन पर उसको बनाए रखें। इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे प्राणायाम बना दिए। तो प्राणायाम में 4 स्टेप हैं। सबसे पहले इनहेल, फिर वहाँ पे जो आप पॉज होल्ड करते हैं, और एक्सेल, और एक्सेल के बाद जो पॉज होल्ड करते हैं, तो ये 4 स्टेप हो गए। पहले इनहेल, फिर वहाँ नीचे अंदर पॉज किया गया, फिर एक्सेल किया गया, फिर वहाँ पॉज किया गया। तो ये 4 स्टेप है, हर एक आदमी लेता है। प्राणायाम के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां हैं मैडम, लेकिन क्योंकि प्राण है श्वास से जुड़ा हुआ है, लेकिन श्वास उच्छ्वास जो ब्रीदिंग कहते हैं वो प्राण नहीं है। प्राण एक वाइटल फोर्स है जो जीवन के लिए चाहिए। लेकिन उसको आयाम, प्राणस्य आयामः प्राणायामः, जो प्राण शरीर में जो चलता है उसको एक विधिबद्ध ढंग से क्रमबद्ध किया, उसको नियंत्रण में रखा, वो विधि है हमारा प्राणायाम। लेकिन वो कैसे करना है पतंजलि ने बताया, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें कुछ गैप्स लाना है, उसको हम रोकना है, हम उसको कुंभक कहते हैं। ऐसे करने से हमारा जो प्राण का जो संचलन है उसमें काबू पा जाते हैं। इसलिए मैं जो हमेशा प्राणायाम का लक्षण है
सबसे पहले जो पूरक, रेचक और कुंभक होते हैं उसमें एक क्रमबद्धता, रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विथ अवेयरनेस, जो हमारा जो प्रज्ञा है उसी प्रक्रिया में पूरा जुड़े हो. सो एंटायर माई माइंड इज ऑन माई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज. सो जैसे वो श्वास से आप महसूस करने लगेंगे जो शरीर में एक तेज जो एनर्जी है वो मूवमेंट हो रहा है, तब आपका प्राण का नियंत्रण होता है. नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है. इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये बाएं और दाएं नाक के छिद्रों से क्रमानुसार सांस प्रश्वास को रोककर और बिना सांस प्रश्वास रोके श्वसन किया जाता है. प्राणायाम हमारे ऋषियों ने एक ऐसी खोज दिया जो कि अपने प्राण के माध्यम से प्राण को डिफरेंट आयाम दे करके, और हम अपने ब्रेन के पोर्शन को, मिडिल पोर्शन को, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो ग्लैंड्स हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो पिनियल ग्लैंड हो, चाहे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो, मेन तो आपका सेंटर यही है, बॉक्स यही है. तो उस बॉक्स को कैसे हम रिजेवनेट करते हैं, ये बेसिक है. सबसे कॉमन है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम. जो नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, प्राणायाम अभ्यास करने के लिए होते हैं. सो इसलिए मैं उसी को हमने पूरक, अंतकुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, उसको शून्य के भी कहते हैं, ये 4 विधान करके हमने श्वास और उच्छ्वास को गतिशील बना दिया, एक रेगुलेटेड बना लिया, उसको नियंत्रण काबू कर दिया. तो दैट ही प्राणायाम है. किसी भी ध्यानात्मक आसन में मेरुदंड की अस्थि और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें. कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर लें. ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए. दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए. अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए. मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें. दाएं हाथ नासाग्र मुद्रा में होने चाहिए. बाईं नासिका से सांस लें. इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें. दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से सांस बाहर छोड़ें. उसके बाद दाईं नासिका से सांस लेना चाहिए. श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें. बाईं नासिका खोलें और इसके बाद सांस को बाहर छोड़ दें. इस एक चक्र की पूरी प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं. अनुपात और समय. शुरुआत में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए. धीरे धीरे इस श्वासोच्छ्वास क्रिया को क्रमशः 1.2 कर देना चाहिए. श्वसन क्रिया मंद, समान और नियंत्रित होनी चाहिए. इसमें किसी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए. कपालभाति जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, उसी तरह ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं. नाड़ी शोध, अपनी नाड़ियों को शोध करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं. देखिए, हमें भगवान ने 2 नॉस्ट्रल दिए हैं, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल दी है, एक राइट नॉस्ट्रल दी है. तो अनुलोम विलोम का सबसे मेन प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है कि आपकी ये दोनों नाड़ियों को फोकस करते हैं. तो इसमें बड़ा सिंपल है कि आप पहले अपनी राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले अपनी पूरी सांस को बाहर निकालते हैं. फिर धीरे से पूरा गहरा श्वास अंदर भरते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को दबाते हैं और राइट से बाहर निकालते हैं. और ये प्रोसेस ऑल्टरनेटिव को हम इसे 5 से लेकर 15 मिनट और आधे घंटे तक कर सकते हैं. अनुलोम विलोम करने से सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों की एक्सरसाइज होती है. जब आपकी ये दोनों नाड़ियाँ स्वस्थ होती हैं तो आप ये समझ लिए कि आपका ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, वो ठीक हो जाती है. अनुलोम विलोम के लाभ. शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों को शुद्ध करता है. पूरे शरीर का पोषण और जीवन शक्ति बढ़ाता है. मन में निश्चलता, एकाग्रता और शांति प्रदान करता है.
तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। कफ विकार को भी कम करता है। शीतली प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस प्राणायाम का संबंध शीतलता से है। यह हमारे शरीर और मन को ठंडक प्रदान करता है। ऐसा करने से शरीर की थकान दूर हो जाती है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। शीतली प्राणायाम शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इससे मन भी एकदम शांत चित्त हो जाता है। शीतली प्राणायाम को सभी योगासनों के बाद करना चाहिए। शीतली प्राणायाम का बिल्कुल सिंपल वर्ड है शीतली, जिसमें आपके शरीर को शीतलता मिले, उसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। तो अपने शरीर को ठंडा रखना है। यदि शरीर गर्म हो जाए, तो मानिए यदि आपको ज़्यादा क्रोध आता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपको हार्ट से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां हैं, या आपको डिप्रेशन है, या मानसिक कोई सिर दर्द है, तो आप उसमें शीतली प्राणायाम करते हैं। पद्मासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा और अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर टब का आकार बना लें। इस टबनुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें। जालंधर बंद मुद्रा में जितनी देर हो सके सांस को रोक के रखें। जालंधर बंद मुद्रा से वापस आएं और नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। शीतली प्राणायाम के लाभ। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप के लिए विशेष लाभदायक है। भूख और प्यास को कम करता है। कफ और पित्त को दूर करता है। त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। अपनी जीभ को रोल करिए और रोल करने के बाद लंबा गहरा श्वास अपने मुंह से खींचिए, जो सीधे आपके कंठ को टच करे। थायराइड ग्लैंड को जैसे ही टच करेगा, वैसे ही शीतली प्राणायाम आपके पूरे के पूरे शरीर को ठंडा करेगी, जिससे आपका मन शांत और शीतल और बहुत नरम हो जाएगा, जिससे आपका मेंटली टेंशन खत्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर आपका काबू में आ जाएगा। क्रोध कभी आएगा नहीं। आ भी जाए तो शीतली प्राणायाम करने से वो क्रोध भी दूर हो जाएगा। शीतली प्राणायाम की सावधानियां। ठंड कफ के मरीजों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। योग प्रशिक्षक सलाह न दे तब तक सर्दियों में नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका अर्थ है भौरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर भौरे के भिनभिनाने के स्वर जैसा होता है। इस प्राणायाम को घर या ऑफिस कहीं पर भी किया जा सकता है। ये प्राणायाम चिंता मुक्त होने का सबसे अच्छा विकल्प है। भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था है। तो भ्रामरी करने से हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं उनको एक एक्सरसाइज मिलती है, उनका ब्लड सर्कुलेट होता है, तो जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, शांत होता है, और हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है भ्रामरी करने से, तो ब्रेन शांत होता है और इससे हमारा शरीर में तनाव कम होता है और हम उससे बड़े स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका के द्वारा गहरी और लंबी सांस लें। नियंत्रित ढंग से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाजें निकालें। इस चक्र को और 2 बार दोहराएं। अभ्यास विधि 2। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका के द्वारा गहरी और लंबी सांस लें। तर्जनी उंगली से आंखों को बंद करें और नासिका को मध्यमा उंगली से बंद करें। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से सांस को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाजें निकालें। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इस चक्र को और 2 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ। भ्रामरी का अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता घटाता है। भौरे जैसी आवाज प्रतिध्वनिक मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी है। तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में काफी उपयोगी है। भ्रामरी
प्राणायाम नाक और कान के संक्रमण में नहीं करना चाहिए। भ्रामरी करने में कोई सावधानी नहीं है? यदि आपका कोई हेड ऑपरेशन नहीं हुआ या कोई आपके गिल्टी तो नहीं है ब्रेन के अंदर, उन लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। कोई ईयर फ्लूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको ऐसा बचना चाहिए। और यदि ऐसी कोई दिक्कत तो धीरे करें या ना करें, पर भ्रामरी करने से कोई नुकसान, मेजर नुकसान भ्रामरी करने से नहीं होता है। ध्यान योग का अति महत्वपूर्ण अंग और क्रिया है जो तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध स्थापित करता है। ध्यान का अर्थ है अपने भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। जब हम अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाते हैं तभी हम अपने अंदर जीवन के पूर्ण आयाम को पाते हैं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है जिसके जरिए हमारे शरीर की ऊर्जा को केंद्रित किया जा सकता है। ध्यान से मन में शांति और शरीर में शक्ति का संचार होता है और आत्मिक बल मिलता है। ध्यान एक ऐसा जरिया है जो आपको असीमित और अनंत की ओर ले जाता है। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। धारण क्या है? देश बंद चित्त से धारण। जो देह में कुछ हमारा सेंटर्स है, अंग है, उस पर हमने मन को केंद्रीकृत करना है, उसका वाइटैलिटी बढ़ाना है। सो इसके लिए हमारा कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ा। सो ऐसे हमने धारण करते करते जो मन हमारा एकाग्र हो जाएगा, जो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उस अवस्था ध्यान अवस्था होता है। वहाँ कोई विचार नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, शून्य भी नहीं कहूँगा, मुझे एक चेतना का अवस्था में, न तो विचार, लेकिन वहाँ चेतना है, द्वंद्व नहीं है। हमेशा हम द्वंद्व में रहते हैं, ध्यान की अवस्था में द्वंद्व नहीं होता है। इस अवस्था को हम ध्यान करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में जोड़ें। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों उंगलियां एक दूसरे के बगल में हों और एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों और कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं। केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योग के लाभ: भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल करता है। सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। एकाग्रता,
स्मृति विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को तरोताजा करता है, आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो माइंड की एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। जो हमारी अल्फा बीटा जो भी उसके एक्टिविटीज़ हैं दे गो ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली डाउन इन इट। तो जो उस समय रिलैक्सेशन होता है वो नींद के रिलैक्सेशन से भी गहरा होता है, उससे भी गहरा होता है। तो उस समय क्या होता है कि और फिर जब गहराई में जाते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन जो है हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन जो वेलबींग लाते हैं। हमारा ब्लड प्रोफाइल जो होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बूढ़े सभी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। ध्यान का नियमित अभ्यास किया जाए तो तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। वर्तमान में हमारे सामने जो लक्ष्य हैं, उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और क्षमता भी ध्यान से ही मिलती है। ध्यान योग का अभिन्न अंग है, जिससे शरीर और मन का विकास होता है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, नेक अप। योग का अभ्यास हमेशा योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।